आ गए सब लोग? तो चलो तैयार हो जाओ। आज हम टोटल 40 प्रश्नों को करने वाले हैं। टोटल 40 प्रश्नों को करने वाले हैं, जिसके इस बार यानी 2023 में पूछे जाने की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। सबसे अधिक संभावनाएं। इसके बाद भी हम करेंगे, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा बोर्ड में आपका। जितने भी हैं सब करा देंगे। पहले वो सबसे इम्पोर्टेंट 40 समझिए, उसके बाद फिर 40 लाएंगे, फिर लाएंगे, फिर लाएंगे, लाते रहेंगे आपके लिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए, बहुत हो गया प्रवचन, बस हमें इतना ही प्रवचन करना था। और अब लेते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पढ़ लिए होंगे अब तक आप लोग। कह रहा है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? देखिए, रंगों के तरंगदैर्घ्य के लिए हम लोग एक ट्रिक याद करते हैं। आप सभी को पता भी होगा कि भिन्न भिन्न रंगों का तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है। बैगनी, पीला, ये होता है रंगों का क्रम। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो श्वेत प्रकाश होता है, जो श्वेत प्रकाश सूर्य का प्रकाश होता है, वे 7 रंगों का मिश्रण होता है और सभी रंगों का अलग अलग तरंगदैर्घ्य होता है। तो इनके तरंगदैर्घ्य का ये क्रम है, बैजानी है बिनाला। ये जो ला है, ला, ये लाल को व्यक्त करता है, ये नारंगी को व्यक्त करता है, ये पीला को व्यक्त करता है, ये हरा को व्यक्त करता है, ये नीला को व्यक्त करता है, ये जामुनी को व्यक्त करता है, ये बैगनी को व्यक्त करता है। तो सबसे अधिक जो है, सबसे अधिक लाल का होता है और सबसे कम जो है बैगनी का होता है। सबसे कम किसका होता है? बैगनी का होता है। तो पूछ रहा है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो क्या हो जाएगा? लाल। अरे, तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण ही तो खतरे का निशान लाल होता है। आप लोग देखे होंगे कि जो गाड़ियाँ होती हैं उनके पीछे के जो लाइट होता है वो लाल ही लगाया जाता है। जो रेलवे सिग्नल होता है वहाँ भी लाल रंग का हम प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। ये दूर से भी स्पष्ट दिखाई देता है। ओ सर, समझे? बिल्कुल समझे। तो चलो अगला सवाल। करे, क्षारीय घोल का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक, 7, इनमें से कोई नहीं। चलिए, क्षारीय जानने से पहले आपसे हम अम्लीय पूछना चाहेंगे। आपको पता है कि अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? याद रखिएगा, अम्लीय घोल का पीएच मान होता है 7 से कम। 7 से कम। यदि अम्ल का पूछेगा तो उसका पीएच मान होगा 7 से कम। और यदि यही क्षारीय घोल का पूछ दिया, क्षार का पूछ दिया, भस्म का पूछ दिया, तो याद रखिएगा 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होता है। और यदि उदासीन विलयन या जल का पूछ दे तो याद रखिएगा एक्यूरेट 7 होता है। तो पूछा है क्षारीय विलयन का, तो क्या हो जाएगा? 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न, आहा, क्या शानदार प्रश्न है, मज़ेदार एकदम। तो देखो, अगर आप लोग हेडफोन नहीं लगाए हो तो प्लीज़ हेडफोन लगा लो, यूज करो, ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा। हाँ, ज़्यादा इस वॉल्यूम मत बढ़ा देना कान खराब करने के लिए। और भूजा वूजा लेकर बैठ जाओ। हाँ सर, भूजा कहाँ से ले ले? कहीं से ले लो। नहीं, कॉपी कलम ले लो और लेकर बैठो। मानव हृदय में कितने कोष्ठक हैं? देखिए, जो हमारा हृदय होता है वो कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का। जो हमारा हृदय होता है वो कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का। अरे, ये क्या हो गया? जो हमारा हृदय होता है वो कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का होता है। सर, इतना खराब हृदय आप ही का होगा। अरे चलो, तो ये हृदय होता है। इसके 4 पार्ट होते हैं। ये पहला पार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ऊपर वाले दोनों को बोलते हैं हम आलिंद। क्या बोलते हैं? आलिंद। तो ये होता है, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला, ये होता है दायां आलिंद।
दायां, दायां। और ये जो होता है ये होता है बायां आलिंद, बायां। और ये होता है निलय, तो ये दायां निलय और ये बायां निलय। याद रहेगा। तो आंसर तो आपको पता चल चुका है कि मानव हृदय में कितने भाग होते हैं, कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4 कोष्ठक होते हैं। दायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? देखिए, पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं और पौधों में जो भोजन बनता है वो कहाँ बनता है? सर पत्ती में बनता है। तो सोचिए कि पत्ती में जब भोजन बनता है तो आखिरकार जल आता कहाँ से है? जल आता कहाँ से है? कौन है जो जड़ से जल को पत्ती तक पहुंचा देता है? तो याद रखिएगा, जाइलम। ये काम कौन करता है? जाइलम करता है। क्लियर? बिल्कुल। अगर हम फ्लोएम की बात करें, देखिए जाइलम जल, याद रखिएगा जाइलम जल, जाइलम जल। और अगर कह देगा कि भोजन का परिवहन कौन करता है? खाद्य पदार्थ का, यानी भोजन का कौन परिवहन करता है? तो फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम। इसे भी पूछता है बोर्ड, इसे भी पूछता है। तो ये एक पे एक फ्री हो गया, दिवाली ऑफर। 5वां क्वेश्चन, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को देख पाता है? हमारा जो आँख है वो अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को देख पाता है? सोचिए सोचिए सोचिए। ये हमारा आँख है। बिल्कुल सर, आप ही का आँख इतना खराब होगा। कर अधिकतम कितना दूरी तक की वस्तु को देख पाता है? देखिए, हम लोग सूर्य बाबा को देख पाते हैं जी सर। चंद्रमा मामा को देख पाते हैं, चंदा मामा को, हाँ सर। तारों को देख पाते हैं, यस सर। तो ये सब कहाँ है सर? बहुत दूर है, बहुत अधिक दूर है। यानी हमारा जो नेत्र है वो अनंत तक की वस्तुओं को देख पाता है, अनंत तक की वस्तुओं को। अगर यही सवाल रहता कि न्यूनतम कितना देख पाता है, न्यूनतम मतलब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो याद रखिएगा स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? अधिकतम कितनी दूरी तक की देख सकते हैं? तो अधिकतम अनंत देख सकते हैं। अरे सूर्य, चंद्रमा, सितारे सब देख लेते हैं हम लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? किस लेंस से किया जाता है? निकट दृष्टि का पूछ रहा है। देखिए, आपको इतना तो पता ही है कि दृष्टि दोष जो निकट होता है, दूर होता है, इनका निवारण या तो उत्तल या फिर अवतल से होता है। तो जो निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष, उसका निवारण किया जाता है अवतल लेंस से। कौन सा लेंस से? अवतल लेंस से। और यदि यही सवाल रहता कि दूर दृष्टि दोष, तो इसका निवारण किया जाता है उत्तल लेंस से। बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक, देखिए, अगर आपको डाउट हो तो सिंपल सी बात है कि दूर को याद कीजिए, दूर दृष्टि दोष को। दूर में क्या है? यहाँ देखिए, दूर में क्या है? सर ऊ है, सर ऊ है, ऊ। तो क्या होगा? उत्तल लेंस। तो अपने आप याद हो जाएगा कि निकट का क्या होता है? अवतल लेंस। समझे? जी सर, समझे। क्वेश्चन नंबर 7, करें मानव में उत्सर्जन का सबसे महत्वपूर्ण अंग, जो हम अपने शरीर से बेकार पदार्थों को बाहर निकालते हैं, बेकार पदार्थों को बाहर निकालते हैं, इसी क्रिया को बोलते हैं उत्सर्जन। तो आखिरकार उस उत्सर्जन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? देखिए, जितने भी बेकार पदार्थ हैं वो रक्त में कोशिकाओं द्वारा चले जाते हैं। और रक्त को छानने का काम कौन करता है? रक्त को, यानी हमारे खून को छानने का काम कौन करता है? छानने का। ये सबको पता होना चाहिए कि रक्त को छानने का काम करता है किडनी। किडनी, जिसको हिंदी में हम लोग लो
लो भाई लो, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिक बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि मानव में उत्सर्जन का सबसे महत्वपूर्ण अंग ब्रिक है। अगला सवाल, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं प्रतिफल, उत्पाद, अभिकारक, इनमें सभी। जैसे मान लीजिए कि कोई अभिक्रिया है, जैसे मान लीजिए कि नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन से रिएक्शन किया, तो इतना पता ही है सबको कि सर अमोनिया बनेगा। सर हमको तो पता ही नहीं था, चलो आज पता हो गया सबको, अमोनिया बनेगा। संतुलित करना चाहें तो नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ 2 कर दिया हमने, और हाइड्रोजन 3 दूना 6 हो गया, तो यहाँ 3 करना पड़ेगा हमको। क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, तो संतुलित हो गया। चलो संतुलित नहीं समझाना है हमें, समझाना है कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको क्या कहते हैं। देखो अभिक्रिया में भाग लेते हैं मतलब अभिक्रिया कराते हैं, जो भी अभिक्रिया कराएंगे उनको बोलेंगे अभिकारक। अभिकारक मतलब अभिक्रिया कराने वाला, तो आंसर हो जाएगा अभिकारक। असर जो बनता है लगे हाथ उसको भी बता दीजिए। लो भाई, उसको बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलते हैं, प्रतिफल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। देखिए हमारे शरीर में 2 तरह की रक्त वाहिनियां हैं, मतलब मुख्य रूप से एक जो शुद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं और एक जो अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। एक होता है धमनी, क्या होता है, धमनी, और एक होता है सीरा। तो धमनी जो होता है वो करता है शुद्ध रक्त का प्रवाह, और जो सीरा होता है वो करता है अशुद्ध रक्त का प्रवाह। तो आपसे क्या पूछा है कि शुद्ध रक्त का प्रवाह, तो आंसर हो जाएगा धमनी। सर यहाँ फुफ्फुस धमनी भी दिया है, इसका क्या मतलब है। देखिए फुफ्फुस धमनी जो है धमनियों में अपवाद है, ये जो है अपवाद है। धमनी क्या करता है, शुद्ध रक्त का प्रवाह। ध्यान दीजिए, धमनी क्या करता है, शुद्ध रक्त का प्रवाह, लेकिन फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। तो हमसे क्या पूछा था, शुद्ध रक्त, क्या हो जाएगा धमनी। समझे, सर घुमा दिए आप, क्या समझे। जल का अपर्तनांक होता है, देखिए अलग अलग माध्यम होते हैं उनका अपर्तनांक अलग होता है, जैसे हवा, जल, कांच, सबका अपर्तनांक अलग अलग होता है। हीरा, हवा का अपर्तनांक कहें तो लगभग 1 होता है, लगभग 1 होता है। जल का अपर्तनांक कहें तो कितना होता है, 1.33। कांच का अपर्तनांक कहें तो 1.5। और यदि यही हीरा का पूछा रहता तो हीरा का कितना होता है, 2.42। हमसे क्या पूछा, जल का, तो क्या हो जाएगा 1.33। अगला सवाल, सोडियम की परमाणु संख्या, भाई कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है, सब लोग जानते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। इसमें क्या समझाएं आपको, सोडियम का संकेत क्या होता है, Na, परमाणु संख्या 11, याद रहेगा जी सर। गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है। देखिए कोई भी गाड़ी है, कोई भी गाड़ी जो होती है, तो गाड़ी के पीछे की, मतलब गाड़ी के जो पीछे की गाड़ियां हैं या व्यक्ति है, उसको देखने के लिए दोनों तरफ एक शीशा लगा रहता है, आईना लगा रहता है, ताकि हम पीछे की गाड़ियों को देख सकें। तो कह रहा है कि वो कौन सा दर्पण होता है। तो याद रखिएगा कि गाड़ी के जो साइड मिरर के रूप में लगा रहता है दर्पण, वो होता है उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण में ही वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है और एक बड़े क्षेत्र का बनता है। तो आप बताइए कि गाड़ी चला रहे हो तब क्या चाहोगे कि पीछे का पूरा क्षेत्र दिखे आपको, बड़ा बस भी आए तो वो भी दिखे आपको, ट्रक भी आए तो दिखे आपको। तो इसलिए उत्तल दर्पण का हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। देखिए
ये है हमारा सुंदर सा नेत्र, सुंदर सा नेत्र है। तो कह रहा है कि किस भाग पर, नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए हमारे नेत्र के पीछे जो है, मतलब नेत्र के पीछे पिछले भाग में रेटिना होती है। क्या होती है? रेटिना। और इसी पर बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। इसको दृष्टि पटल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दृष्टि पटल। याद रखिएगा, आंसर होगा रेटिना। कई बार इसको दृष्टि पटल लिख देता है हिंदी में। ठीक, अगला सवाल, हरे पौधे कहलाते हैं। वाह, जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है, बहुत बार। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? देखिए हरे पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। हरे पौधे अपना भोजन जो है स्वयं बना लेते हैं, खुद से बनाते हैं। हम लोग क्या हैं? हम लोग तो पेड़ पौधों पर आश्रित हैं। उनके फूल को, उनके फल को, उनके जड़ को, पत्ती को, इन सब को खा रहे हैं हम, या फिर जीव जंतु को खा रहे हैं। लेकिन पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बना लेते हैं। तो जो अपना भोजन खुद बनाए भाई, क्या कहलाएगा? स्वपोषी। कि खुद से पोषण कर रहा है, स्वपोषी। चलिए अगला सवाल, किस दर्पण द्वारा वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है? कौन है जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यानी सीधा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब सीधा होता है, और काल्पनिक यानी कि, हाँ देख रहे हो ना, देख रहे हो ना विनोद, कैसे सर जी उल्टा पुल्टा पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या हो गया भाई? वास्तविक का मतलब, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? सबको पता है सर, वास्तविक प्रतिबिंब होता है उल्टा। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा, जिसको आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, उसमें हम लोग 6 स्थितियों में प्रतिबिंब पढ़े होंगे। कितने स्थितियों में? 6 स्थितियों में। 5 स्थितियों में तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और एक स्थिति है जहाँ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी सीधा प्रतिबिंब बन जाता है। तो अवतल दर्पण में दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। ठीक, और ये जो दोनों दर्पण हैं आपको उत्तल और समतल दिखाई दे रहे हैं, इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। चलिए, कार्बन क्या है? कार्बन का संकेत होता है C, परमाणु संख्या होता है 6, और ये टोटल 4 बंधन बनाता है। कितने बंधन बनाता है? 4 बंधन बनाता है। यानी इसकी जो संयोजकता है, संयोजकता, संयोजकता, चलो बताओ तो सब लोग। वाह, बढ़िया बढ़िया, एकदम 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। पूछ रहे कार्बन क्या है? ये आवाज़ को क्या हो गया? क्या हो गया भाई? हाँ, तो कार्बन है क्या? पता होना चाहिए आप लोगों को। कार्बन अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। अगला सवाल, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए हम लोग जो नमक खाते हैं, नमक, देखिएगा उस पर लिखा रहता है आयोडीन युक्त नमक। क्यों? जो नमक खाते हैं वो लिखा रहता है आयोडीन युक्त, कि आयोडीन से युक्त है, आयोडीन से युक्त है। तो आखिरकार उसे आयोडीन से युक्त क्यों किया जाता है? क्योंकि आयोडीन की कमी होती है तो हमारे शरीर में हो जाता है एक रोग, जिसका नाम है घेघा रोग। कौन सा रोग? घेघा रोग। घेघा रोग को गलकंठ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गलकंठ, गलकंठ। इसको ग्वाइटर भी बोलते हैं कुछ लोग, ग्वाइटर। तो सारे नाम याद रखिएगा, विकल्प में कुछ भी दे सकता है। तो आयोडीन की कमी से होता है घेघा रोग। घेघा रोग जो जहाँ से आवाज़ आती है ना, वो फूल जाएगा एकदम। जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CSO4 NaOH, CaCO3 और CaOH2। चलिए शुरू करते हैं ऑप्शन डी से। सर उल्टा सीधा नहीं पढ़ाओगे? नहीं पढ़ाएंगे। CaOH2, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर बूझा हुआ चुन्ना। ये क्या है? बूझा हुआ चुन्ना है, यह चुन्ना। कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो कैल्शियम कार्बोनेट है। संगमरमर, संगमरमर, देख रहे हो कितना सुंदर नाम है, संगमरमर। ये क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ये होता है। और ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को CaSO4 इंटू 2H2O, यही है जिप्सम का सूत्र, यही है जिप्सम का सूत्र। बोर्ड को सूत्रों में एक सूत्र बड़ा पसंद है सर, कौन? जिप्सम नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि जिप्सम से ही बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को वो बहुत पूछता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जिप्सम की तरह ही होता है, CaSO4 इंटू, बस 2H2O की जगह हाफ H2 हो जाता है। और इसी को बोर्ड खूब पसंद किया हुआ है। लेकिन हमारा आंसर ये होगा क्योंकि जिप्सम का पूछा है। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? देखिए जो उत्तल लेंस होता है, कौन लेंस? उत्तल लेंस, ये आने वाली किरणों को एक ही बिंदु पर अभिसारित करता है। जैसे किरण आ रही है, किरण क्या करिए, आ रही है, इसको यहाँ कर दिया, किरण आ रही है, इसको क्या किया, यहाँ कर दिया, किरण आ रही है, इसको क्या कर दिया, यहाँ कर दिया। तो समानांतर आने वाली किरणों को ये एक ही जगह पर अभिसारित कर देता है, यानी फोकसित कर देता है। इसलिए उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? इनको कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता है? हाथ खड़ा करो तो। हाँ, सर कर लिए, किए रहो तो करे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? अब देखो, माइकल फैराडे को कौन नहीं जानता है? माइकल फैराडे, हाँ, हम उन्हीं माइकल फैराडे की बात कर रहे हैं जो लगभग कई वर्षों तक, 12 वर्षों तक लगभग, कुछ लोग 14 वर्ष भी कहते हैं, प्रयोग करते रह गए थे एक कुंडली और चुंबक के साथ। तब जाके इतनी कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की, यानी डायनेमो खोजा। डायनेमो इसी सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। और तब जाके बिजली बनना चालू हुई, नहीं तो केवल बैटरी से ही बिजली मिलती है हम लोगों को। तो आज जो हम लोग उजाले में रह रहे हैं ना, उसमें बहुत बड़ा योगदान है हमारे फैराडे जी का, बहुत बड़ा योगदान सर आपके फैराडे जी आपके भी। अगला सवाल, तो आधे प्रश्नों का हमने कर लिया निपटा लिया हमने। चलो, अरे लंच नहीं हुआ, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो भाई, लंच नहीं हुआ है। देखो सवाल देखो, पूरा करो फिर जाओ जहाँ जाना है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को व्यक्त करता है? देखिए फ्लेमिंग ने क्या कहा, फ्लेमिंग ने कहा कि अपने बाएं हाथ की, वाम मतलब बायां, बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर लंबवत फैला लीजिए, मतलब फैलाया जाए। तो यदि मध्यमा धारा की दिशा में हो, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो अंगूठा जो है बल की दिशा को व्यक्त करेगा। तो आंसर तो हमको पता है कि अंगूठा बल की दिशा को व्यक्त करेगा। कभी डाउट हो जाए तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अंगूठा, इसमें सबसे पावरफुल कौन है? अंगूठा है। तो निश्चित तौर पर वही बल की दिशा को क्या करेगा? व्यक्त करेगा। समझे? जी सर समझे। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ये तो सबको पता होना चाहिए भाई। देखिए प्रकाश का परावर्तन का है या फिर अपवर्तन का है, दोनों के 2 नियम ही हैं। दोनों के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। तो परावर्तन का भी पूछेगा तो 2 नियम, और अपवर्तन का भी पूछेगा तो 2 नियम, कई बार पूछा है। अगला, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कौन सा बंध होता है? देखिए ऑक्सीजन, जिसको हम लोग O2 लिखते हैं, तो कह रहे हैं इसके जो 2 परमाणु हैं, ये तो अणु ना है, ये वाला जो है ये अणु है, ठीक। तो कह रहा है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कौन सा बंधन होता है। इसके लिए आपको
थोड़ा सा कुछ डाटा बताते हैं। देखिए ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 8 और इसके बाहरी कक्षा में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस वाले के भी बाहरी कक्षा में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। परमाणु क्या चाहता है कि उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो 6 हैं, ये चाहेगा कि दूगो से हम साझा कर ले। अब जैसे ही दूगो से साझा किया, देखिए इस ऑक्सीजन के हो गए 8 और जैसे इसने दूगो से साझा किया इसके भी हो गए 8। तो इस तरीके से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच द्विबंधन बनता है। क्या बनता है? द्विबंधन बनता है। तो आंसर हो जाएगा द्विआबंध। ठीक। कई बार इसको ना पूछ करके वो नाइट्रोजन को पूछता है, बता दे उसको भी, जो इच्छा सर आपकी। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन देखिए नाइट्रोजन की परमाणु संख्या होती है 7, तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सर? 5। तो नाइट्रोजन क्या चाहेगा? कितने इलेक्ट्रॉन चाहेगा सर? 3, क्योंकि 5 और 3 8 होता है। तो ये क्या बनाएगा? नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बंधन। नाइट्रोजन का पूछा तो त्रिबंधन और ऑक्सीजन का पूछा तो डबल बंधन। हाँ, डबल बंधन मतलब द्विबंधन। चलिए अगला सवाल। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। देखिए जितने भी धातुएं होती हैं वो विद्युत की चालक होती हैं और सबकी जो चालकता होती है वो भिन्न भिन्न होती हैं, क्योंकि कुछ अधिक मात्रा में धारा का विरोध करते हैं, कुछ कम करते हैं। तो सवाल यह है कि सबसे अच्छा चालक कौन है? याद रखिएगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। क्या है? चांदी है। तो सर चांदी कहीं तार बनानी चाहिए, हाँ, उतना महंगा तार कौन खरीदेगा भाई। दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, कौन आवर्त सारणी? आधुनिक आवर्त सारणी। क्यों हिल रहे हो भाई, क्या दिक्कत है तुमको? आधुनिक आवर्त सारणी को, आधुनिक आवर्त सारणी को तैयार करने का श्रेय मोसले को दिया जाता है। उन्होंने तैयार किया तो उन्हीं को ना दिया जाएगा। काम वो करेंगे तो नाम किसका होगा? उन्हीं का ना होगा, मोसले को दिया जाता है। इसमें वर्गों की संख्या टोटल 18 है और आवर्तों की संख्या मेंडलीव के आवर्त की संख्या के ही बराबर है 7। तो कह रहा है कि दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? चलो बता देते हैं। दूसरे क्या, हम 7 आवर्तों को बता देते हैं, आपको 7 को बता देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो पहला आवर्त है, पहला आवर्त, उसमें केवल 2 तत्व हैं। जो दूसरा और तीसरा आवर्त है उसमें 8 तत्व हैं। जो तीसरा और चौथा, सॉरी माफ कीजिएगा, चौथा और पांचवा जो है उसमें 18 तत्व हैं और जो छठा और सातवां है उसमें 32 तत्व हैं। हाँ, लेकिन अभी जो 7वें आवर्त में बहुत सारे तत्व खोजे गए हैं उनके बारे में पूरी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है, इसलिए आपको आवर्त सारणी में कई बार ये जो 7वां आवर्त है वो खाली दिखाई दे रहा होगा। तो याद रखिएगा, कह रहे हैं कि दूसरे आवर्त में, तो दूसरे और तीसरे दोनों में कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो आंसर हो जाएगा 8। आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ऑप्शन बी। समझे जी सर। अगला, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि। हमारे शरीर में कई तरह की ग्रंथियां हैं और उन्हीं ग्रंथियों में है लीवर, जो भोजन को पचाने में मदद करती है। इसी को बोलते हैं हम लोग यकृत, और यही जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इससे बड़ा हमारे शरीर में कोई ग्रंथि नहीं है, यकृत से बड़ा, लीवर से बड़ा। अगला क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? देखिए जो ईस्ट होता है, ईस्ट, वो क्या करता है, अपने शरीर से इस तरह के मुकुल निकालता है, लड़ियाँ बनाता है। इसे देखोगे आप लोग, ऐसे लड़ियाँ बनाता है
और इन्हीं लड़ियों को बोलते हैं मुकुल। जब ये टूट जाते हैं तो नया इष्ट बनता है, मतलब एक नया शिशु बन जाता है। तो याद रखिएगा मुकुलन द्वारा जो प्रजनन है वो इष्ट में होता है। इष्ट के अलावा एक और जीव है जिसका नाम है हाइड्रा। क्या नाम है? हाइड्रा। ये तो इष्ट है, तो सबको पता है कि क्या है? इष्ट है। सरीकोनिष्ठ है, चलो कोई बात नहीं, इष्ट है। हाइड्रा भी इसी के द्वारा करता है, याद रखिएगा मुकुलन द्वारा ही करता है वो। हमारा आंसर होगा इष्ट। क्वेश्चन नंबर 28, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों, मतलब किस कारण? देखिए आकाश का रंग जो नीला होता है वो किस कारण होता है। देखिए जो सूर्य से किरणें आती हैं, जैसे मान लीजिए कि ये सूर्य से किरण आ रही है तो वायुमंडल के धूल कणों से टकराती है, तो अधिकांश प्रकाश तो निकल जाता है, लेकिन कुछ प्रकाश चारों तरफ छितरा जाते हैं, इस तरफ से चारों तरफ छितरा जाते हैं। इस घटना को ही बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। अब हम जानते हैं कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होता है, तो लाल तो आराम से निकल जाएगा, और जिनका तरंगदैर्घ्य कम होता है वो ज़्यादा क्या होते हैं? प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो जो बैगनी है, जामुनी है, नीला है, बैगनी, जामुनी, नीला, सॉरी कौन जामुनी है? ये हमारा जामुनी है, जामुनी, नीला, इन सब का तरंगदैर्घ्य बहुत ही कम होता है, तो चारों तरफ छितरा गई है। अब हमारी आंखों तक जो प्रकाश आता है उसमें से अधिकांश रंग नीला होता है, माने नीला भाग होता है, ये तो उधर ही लुप्त हो जाते हैं। तो इसी कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो आपको पता ही है कि क्या कारण है नीला दिखने का? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला सवाल, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? सबको पता होना चाहिए बात कि शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का? 24 कैरेट का। लेकिन जो शुद्ध सोना होता है याद रखिएगा वो मुलायम होता है, उसे आप दांत से भी काट सकते हैं। सही बोल रहे हैं। तो इससे जो है आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं, आभूषण जो है नहीं बनाए जा सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है? कुछ अशुद्धि मिला दी जाती है और उसे 23 कैरेट का, 22 कैरेट का बनाकर बेचा जाता है। तो याद रखिएगा शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत बढ़िया सवाल है, जबरदस्त सवाल, एकदम कहीं नहीं जाना है आप लोगों को, देखते रहिए, बने रहिए आप लोग हमारे साथ। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका, देखिए सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। तो आंसर तो आपको पता है कि एसिटिक अम्ल होगा। कई बार एसिटिक अम्ल का सूत्र भी पूछ देता है। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। कई बार एसिटिक अम्ल का IUPAC नामकरण भी पूछ देता है। तो इसका IUPAC नामकरण होता है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल। सबको ये बात पता होनी चाहिए कि कार्बन 2 है तो 2 को बोलते हैं एथेन, और ये जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो ओइक अम्ल जोड़ देते हैं तो हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। अगला सवाल, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक है, कौन नहीं जानता है? एल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है OH। अगला, विद्युत शक्ति का SI मात्रक। तो बड़े आसान सवाल आ गए अब। विद्युत शक्ति का SI मात्रक, विद्युत शक्ति पावर, P बराबर क्या होता है? VI। P बराबर और भी होता है, एक होता है I²R, एक और होता है P बराबर V²/R। ये सिंपल है, आप यहाँ ये याद रखें P बराबर VI और ओम का नियम लगाएं तो आपको सब निकल के आ जाएगा। V बराबर क्या होता है? IR,
तो उस तरह से आपको पता चल जाएगा, ठीक, सब निकल जाएंगे। लेकिन ये सवाल नहीं था, ये आपको एक्स्ट्रा दे दिए दिवाली ऑफर पे, ठीक। करे कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, याद रखिएगा कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। नहीं समझ में आया? देखिए आप लोग देखे होंगे कि जो बाज़ार से आप बल्ब खरीद के लाते हैं उस पर लिखा रहता है कि ये 5 वाट का बल्ब है, 10 वाट का बल्ब है, 15 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है। सुने होंगे आप लोग? हाँ सर सुने तो हैं। कि जो पुराने वाले वो जो बल्ब होते थे जो लाल जलते थे, मतलब लाल नहीं जलते थे, पीला रंग का प्रकाश देते थे, बहुत बिजली खाते थे, वो 100 वाट के होते थे। आजकल जो एलईडी सब बल्ब आ रहे हैं ये 20 वाट का, 25 वाट का, 15 वाट के ऐसे हो रहे हैं। तो याद रखिएगा विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अगला, निम्न में कौन उभयलिंगी जीव है? लो भाई, उभयलिंगी का मतलब होता है उभयलिंगी का मतलब क्या? उभयलिंगी का मतलब होता है जिसमें नर और मादा एक ही शरीर में हो। सर ऐसा भी जीव होता है? बिल्कुल, नर और मादा एक ही शरीर में, दोनों का गुण एक ही शरीर में हो जाए तो ऐसे जीवों को बोलते हैं उभयलिंगी जीव। और कुछ उभयलिंगी जीव इस प्रकार हैं केंचुआ। केंचुआ जो है, केंचुआ उभयलिंगी जीव है। जोंक देखें आप लोग? हाँ सर देखे, बड़े खतरनाक होते हैं, डरावने होते हैं। जोंक भी उभयलिंगी जीव है। स्पंज भी उभयलिंगी जीव है। स्पंज सर ये जीव है? हम लोग तो मिठाई समझते हैं। अरे खाने पे ध्यान मत दो, भाई पे ध्यान दो। स्पंज जीव का नाम है, ठीक है। तो ये उभयलिंगी जीव होते हैं, याद रखिएगा। इसमें क्या दिया है? केंचुआ। अगला सवाल, अरे बस खत्म ही होने वाला है। मज़ा नहीं आ रहा आप लोगों को? क्या करें, डांस करके दिखाएं कि गाना गा के सुनाएं? नहीं, गाना नहीं गाना है। निकट दृष्टि दोष का निवारण। लो भाई, ये तो दूसरी बार आ गया सवाल। सबको पता है निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस से किया जाता है। ये पीछे बता दिए किसने सेट किया, उसके पेमेंट काटेंगे हम, तो पेमेंट काट लेंगे हम। निम्न में कौन सी क्रिया पौधों में नहीं होती है? सोचिए। क्या पौधे पोषण नहीं करते हैं? सर करते हैं। पोषण नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? जनन नहीं करते हैं सर। जनन नहीं करते तो सर बीज कैसे उत्पन्न होते हैं, हम फसल कैसे लगाते हैं? चलन पड़ गए ना सोच में। क्या पौधे चलन करते हैं? चलते हैं पौधे? नहीं सर, तो यही क्रिया पौधों में नहीं होती है। आंसर हो जाएगा चलन। उत्सर्जन तो करते हैं, बेकार पदार्थों को बाहर निकालते हैं। निम्न में कौन एक परमाणविक होता है? एक परमाणविक, देखिए ऑक्सीजन का सूत्र सबको पता है O2, तो ये तो द्वितीय परमाणुक है। हाइड्रोजन का भी सूत्र सबको पता होना चाहिए H2, ये H2 के फॉर्म में होता है, मतलब ये भी द्वितीय परमाणुक है। नाइट्रोजन भी N2 के फॉर्म में होता है, तो मतलब ये भी द्वितीय परमाणुक है। लेकिन आर्गन जो है ये ऐसे होता है, क्योंकि आर्गन एक अक्रिय गैस है, तो ये बंधन बनाता ही नहीं है। तो जितने भी अक्रिय गैस होते हैं वो एकल परमाणुक ही होते हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा आर्गन। क्या हो जाएगा? आर्गन। अगला सवाल, बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट तांबा का, पारा का, एल्युमिनियम का, लोहा का। सबको पता होना चाहिए कि बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। पता है ना सबको? जी सर। हम पूछते बॉक्साइट का तो एल्युमिनियम हो गया, अगर हम लगे हाथ आपसे लोहा का पूछ लें तो बता सकते हैं आप लोग? लोहा का भी बता ही दो। लोहा का प्रमुख अयस्क होता है हेमेटाइट। लोहा की तरह टाइट अगला सवाल कह रहा है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र का तृतीय उपभोक्ता है। देखिए मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है? मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में होता है घास को खाता है ग्रॉस हॉपर। क्या खाता है? ग्रॉस हॉपर। ग्रॉस हॉपर को खा जाता है मेढक।
और मेढक को और मेढक को मेढक को कौन खा जाता है, पता है सबको? मेढक को खा जाता है सांप। सांप खा जाता है। सांप को खा जाता है बाज। तो कह रहा है कि इसमें कौन तृतीय उपभोक्ता है। देखिए, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनको बोलते हैं उत्पादक। क्या बोलते हैं? उत्पादक, उत्पादन करने वाले। और जो उसके बाद खाना चालू करते हैं वो उपभोक्ता होते हैं। तो ये सीधे उत्पादक को खा रहा है, इसको बोलेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। ये पहले उपभोक्ता को खा रहा है तो द्वितीय उपभोक्ता। ये उसको खा रहा है तो तृतीय उपभोक्ता। और ये है उच्च कोटि का तृतीय उपभोक्ता। तो कह रहे तृतीय उपभोक्ता कौन है? तो सांप। सांप जो है तृतीय उपभोक्ता है इसमें। अगला सवाल, बस 2 सवाल बच गए। सवाल कहाँ गया भाई? सवाल किधर गया? आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? आनुवंशिकी, अरे वही साइंटिस्ट जिनकी फाइलों को कई सालों तक कबाड़ समझ के छोड़ दिया गया और उनकी मृत्यु भी हो गई। तब जाके मरने के बाद उनके फाइलों को देखा गया तो लोग ये सोचते रह गए कि जो काम आज दुनिया करने को सोच रही है उसे मेंडल पहले ही कर चुके हैं। वहीं मटर के पौधे पर प्रयोग करने वाले मेंडल बगीचे में उगाते हैं, बौने, लंबे, इन सब की जांच करते हैं। तो हम उन्हीं मेंडल की बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, आनुवंशिकी का पिता इसी महान साइंटिस्ट मेंडल को कहा जाता है। अगला बढ़िया सवाल है, आखिरी सवाल। ब्यूटेन के कितने समवायी संभव है? सबसे पहले आप तो ये बताओ कि ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, अणु सूत्र। ब्यूटेन सर कार्बन 4 होगा तो C4H10। अब सोचो कि इसको कैसे कैसे आप लिख सकते हो। एक तो सीधी श्रृंखला से ये बना सकते हो, CH3 CH2 CH2 CH3, कार्बन 4 हो गए। इसको बोलेंगे हम लोग एन ब्यूटेन, यानी नॉर्मल ब्यूटेन। एक ये बना सकते हैं हम लोग CH3 CH CH3 CH3। इसके अलावा और बना सकते हैं बोलिए तो? एक तो ये बना सकते हैं हम लोग, ये दूसरे ये बना सकते हैं। अब कोई चांसेस ही नहीं बनता है इसके अलावा, यानी कि ब्यूटेन की केवल 2 ही समवायी संभव है, केवल और केवल 2 समवायी। आंसर हो जाएगा 2। तो उम्मीद है कि सबको मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। ये 40 के 40 प्रश्न एकदम इम्पोर्टेंट हैं, इस बार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम और भी सवालों को करेंगे, आगे करते रहेंगे। जितने सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं वो सब आपको बता देंगे हम लोग का टारगेट ही रहेगा 40 में 40। तो मिशन 40/40 की शुरुआत हो चुकी है। सब लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आने वाले सभी वीडियो को।